हेलो स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक हमारा जो है कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर लिया था और अब हम अगला जो टॉपिक है कैपेसिटेंस वो डिस्कस करेंगे। इसमें जो पॉइंट होंगे हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला हुआ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है। दूसरा है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल जहां से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सके, जिसमें से मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू इट। अब इंसुलेटर क्या होते हैं? मटेरियल दैट डू नॉट परमिट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, वो जो मैटर होता है वो इंसुलेटर होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल है कंडक्टर के, वो है ए फ्यू एग्जांपल ऑफ कंडक्टर आर सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि सबसे जो गुड क्वालिटी का कंडक्टर कौन सा होता है, जो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है इनमें से, वो आपको देखना है। ए फ्यू एग्जांपल ऑफ एन इंसुलेटर आर पेपर, वुड एंड रबर। ये सारे क्या है? इंसुलेटर है। इनमें से हीट पास होती है, न इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। थर्ड है द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली विद इन कंडक्टर। कंडक्टर की बात करें हम तो वहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है उससे मैटर में, तो वो कंडक्टर होता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकता वो इंसुलेटर होता है। मतलब सारे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाउंड होते हैं, और बाउंड और फ्री क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम। The electric field exists on the surface but remains zero on the inside। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी कंडक्टर में, वो कहाँ होता है? इसके सरफेस पे होता है, उसके अंदर जीरो होता है। और इंसुलेटर में द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन इंसुलेटर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है? The difference between electrical behavior of conductor and insulator can be understood on the basis of free and bound charges। अब हम कैसे इनको डिफरेंस करेंगे कौन कंडक्टर है कौन सा इंसुलेटर है। तो कंडक्टर का बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मेटल सारी कंडक्टर होती है, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन आराम से मिल जाते हैं और वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं। तो ये इसलिए जहाँ पे अगर बात करें हम तो क्या बेस बनाया हमने यहाँ पे? फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंड इलेक्ट्रॉन। इन मेटालिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outer shell of the atoms are loosely bound to nucleus। They get detached from the atoms and move almost freely inside the metal। अब क्या होता है कि जिस भी हम मेटल की बात करें तो उसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से बहुत हल्का सा बंधा होता है। अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी मिली तो ऐसे मान लो वो फ्री है, तो अगर थोड़ा सा भी कुछ किया हमने तो वो मूव कर सकता है ऑलमोस्ट फ्रीली इनसाइड द मेटल। मतलब हल लगभग फ्री होता है वो, उसको हल्की सी एनर्जी मिली वो वहां से पास हो जाएगा। एन एक्स एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, these free electrons drift in opposite direction of the electric field। और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एक्सटर्नल, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों? हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? QE। अब क्यों यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव।
तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, F इक्वल टू हो गया माइनस ई और ई वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें हम, तो माइनस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो those free electron drift in opposite direction of the electric field, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, उस तरफ चलेंगे क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है। The positive ions, which almost consist of nuclei and electron of the inner shell, remain held in their जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उसमें न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में होते हैं वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, और these immobile charges constitute the bound charges, और ये जो इमोबाइल चार्ज हैं इनको हम क्या कहते हैं, बाउंड चार्जेस। मतलब ये बाउंड होते हैं, ये मोबाइल नहीं करते, मूव नहीं करते अपनी पोजीशन से। In insulator, the electrons are tightly bound to the nuclei and cannot be detached from the atoms। और इंसुलेटर में क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, तो हम ऊर्जा देने पर, एनर्जी देने पर भी ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो नहीं होता। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री चार्जेस, इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब फ्रीली इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस होता है तो वहाँ पे इंसुलेटर जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर होते हैं मतलब अगर आपको बहुत एनर्जी दे दी आपने इसको तो बिहेव तो करेंगे कंडक्टर, लेकिन बहुत एनर्जी देने पर करेंगे, और नॉर्मल एनर्जी पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करते, इसलिए हमने इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स। ये तो हमने बात कर ली कि फ्री चार्ज तो क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, बाउंड और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये जब हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहली बात है, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता किसके, कंडक्टर के, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगी। तो फर्स्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। उसके इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, या बोल दो यहाँ पे से बात का ई नेट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ई नेट इक्वल टू जीरो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड नहीं होता। अब देखो क्यों नहीं होता ये देखते हैं। When a conductor is placed in an electrostatic field, the charge free electron drift toward the positive plate, leaving the positive core behind। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो होंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ हो गए, वो हो गए इस तरफ। देखो इस तरफ क्या हो गए, ये अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने उन जो पॉजिटिव चार्ज है उनको उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। And at an equilibrium, the electric field due to polarization becomes equal to the applied field। अब देखो एक होता है कि जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो इसको न्यूट्रल तो है ही, तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। भाई जब कंडक्टर न्यूट्रल होता है, जैसे बात करें हम मेटल न्यूट्रल तो होती है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाते हैं, बस इतनी सी बात होता है। न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो आउटर शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा बाउंड नहीं होता, हल्का बाउंड होता है। The electric field due to polarization becomes equal to the applied field, so the net electric field inside the conductor is zero। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है इसके, अब ये हो गया पोलराइजेशन, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आया, और वो क्या होता है कि वो इसके बराबर होता है ई नॉट के।
पोलराइजेशन बिकम इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड, जो हमने फील्ड अप्लाइड किया है ना, ई नॉट अप्लाइड किया हमने, तो इसके अंदर ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पे ईपी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट। और जब ये इक्वल हो जाता है इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की, तो क्या होगा, ई नॉट इक्वल टू ईपी, डायरेक्शन अपोजिट है इसका मतलब ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमने ये बात की थी पहले भी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब, तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर होता है। लेकिन यहाँ देखो ये होता क्यों है, इसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एंगल अदर देन 90 डिग्री। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री के अलावा एक्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमने इस सरफेस के लिए मान ली है। अब एंगल कितना है, थीटा, हमने यहाँ पे जूम किया, एंगल कितना है, थीटा। then there will be component e cos theta, ये component e cos theta along the tangent at the point to the surface, और ये टेंजेंट के लोग एक्टिंग करेगा या एक्ट करेगा, which tends to accelerate the charge on the surface leading to surface current। अब ये अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जो चार्ज है इस सरफेस पर वो क्या होगा, यहाँ से एक्सेलरेट होगा, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स तो है ही, F इक्वल टू क्यू ही से, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंपोनेंट है, तो फोर्स का भी कंपोनेंट होगा, और वो फोर्स इस चार्ज को क्या कराएगा, F इक्वल टू एम ए से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स है तो मास तो है ही है चार्ज के पास, तो एक्सेलरेशन भी होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो चार्ज मूव करेगा, और कहाँ करे, कहाँ जाएगा, जहाँ पे लीडिंग मतलब जहाँ पे ये इसका जो कोर है, कोर पार्ट बोल दो, एज पार्ट, वहां पे चला जाएगा सारा चार्ज। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता, space which tends to accelerate the charge on the surface leading to surface current, but there is no surface current, यहाँ पे surface current होती नहीं है in electrostatics, so theta equal to 90 degree and cos 90 equal to 0 degree, इसलिए यहाँ पे कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। ये देखने वाली बात है, अगर हम मान भी लेते हैं तो वहाँ पे सरफेस करंट का कंसेप्ट आता है, और ऐसा कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में है ही नहीं, कभी सरफेस करंट होती ही नहीं है कुछ, तो इसका मतलब यही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नेट चार्ज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो नेट चार्ज इंटीरियर पार्ट ऑफ कंडक्टर इज जीरो, वैसे भी जीरो होता है। देखो, द चार्ज आर टेम्परेली सेपरेटेड, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। जितने टोटल चार्ज यहाँ पे होंगे उतना ही चार्ज यहाँ पे होगा, इसका मतलब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई डी एस इक्वल टू समेशन क्यू ऑन एप्सिलॉन नॉट। अगर समेशन क्यू ही जीरो है, टोटल चार्ज ही जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी जीरो होगा। आप ये चीज वहां से भी प्रूव कर सकते हैं। सिंस E in zero interior of the conductor, therefore Q zero, charge always reside on the surface of the conductor, और तो चार्ज हमेशा कहाँ होता है, सरफेस पे होता है कंडक्टर के। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे चार्ज अगर हमने देते हैं क्यों चार्ज, तो ये हमेशा इसके सरफेस पार्ट पे ही आता है, इंटीरियर पार्ट पे नहीं आता। तो अंदर वाले पार्ट पे क्या होता है, जीरो होता है। अब हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, देखो, सपोज द कंडक्टर इज गिवन सम excess charge q, construct a quotient surface just inside the conductor. Since E zero in the interior part of the conductor, therefore q inside the conductor is zero। हम जानते हैं तो अगर q जीरो हो गया तो
जो अंदर तो क्यू जीरो, तो चार्ज हमने दिया वो कहाँ जाएगा, सरफेस पे ही जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर पार्ट में, क्योंकि अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो वर्क डन जो है भाई, किसी चार्ज को हम यहाँ से लाए इंफिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे ले आए, हमने वर्क डन कर लिया डब्ल्यू। अब हम अगर बात करें कि इसके इंटीरियर पार्ट में यानी इस पार्ट में, तो अगर हम इसमें कोई चार्ज ले जाएं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं, तो हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जितना हमने वर्क किया यहाँ से यहाँ तक लाने में, वही वर्क हमें यहाँ पे करना, यहाँ के बराबर होगा। ये वक्त हमने कर लिया डब्ल्यू। अब इस डब्ल्यू के अलावा अगर हम वर्क करेंगे इसको अंदर जाने में, तो हमने कोई वर्क नहीं कर रहे हैं हम, तो डब्ल्यू जितना वर्क वहां से यहाँ तक आने में वही होगा। और वही अगर पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल सेम होता है इंटीरियर पार्ट में। अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं, E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, और सिंस E जीरो तो V कांस्टेंट होता है, हम यहाँ से देख सकते हैं E इक्वल टू होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो E जीरो इसका मतलब क्या, वही कांस्टेंट होगा, तभी तो जीरो होगा, इसका मतलब V कांस्टेंट होता है। कैसे भी देख सकते हो आप, आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे, वो कोई जरूरी नहीं है आप कैसे भी समझो, आप फॉर्मूले से समझो या उसे कंसेप्ट समझो। सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स। अगर अगर कोई सरफेस सिमिलर नहीं है, या बोल दो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे अगर हम बात करें, एक डायग्राम देखें यहाँ पे, अब इसके सरफेस सिमिलर नहीं है तो चार्ज की वैल्यू भी सिमिलर नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमिलर नहीं होगा। देखो Q मिनिमम और Q मैक्सिमम कैसे हुआ, एवरी कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम थ्री डायमेंशनली अदर देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस टू डायमेंशनल। अगर बात करें हम थ्री डायमेंशनल में तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होगा, और अगर हम बात करें 2D में तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो अगर हम बात करें जब इक्विपोटेंशियल मतलब यहाँ पे हुआ, देखो चार्ज हमने दिया वो सिमिलर दिया है, अब एरिया अलग अलग है, यहाँ पे देखो हमने चार्ज दिया वो सिमिलर सब पे सेम जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे तो एक पॉइंट सही है और यहाँ पे ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही होगा, चार्ज तो वैसे ही जाएगा। तो क्या होगा, जहाँ सरफेस कम है क्यू कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा एस, क्यू रहेगा कांस्टेंट, तो सिग्मा एस की वैल्यू भी रहेगी कांस्टेंट। इसका मतलब जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पे सिग्मा कम हो जाएगा, और जहाँ सरफेस एरिया कम है वहाँ सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, सरफेस एरिया, तो सिग्मा की वैल्यू मिनिमम हो गई क्योंकि चार्ज कांस्टेंट रहना है, और यहाँ पे सरफेस एरिया बिल्कुल एक पॉइंट के रूप में आ गया तो सिग्मा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है उसके सरफेस पे, अगर सरफेस सिमिलर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा, लेकिन चार्ज सेम रहेगा।